हाँ भाई हाँ, मैं जानता हूँ आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया है। आपको जानना है कि Oppo K13 Turbo जो है ये कितना अच्छा है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है इसके साथ टर्बो प्रो भी आया था और इंडिया के Oppo के पहले स्मार्टफोन है जिनमें आपको इनबिल्ट फैन मिलता है, यानी कि फिजिकल फैन दिया गया है। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि एग्जैक्टली जो फ़ैन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और पिछले 8 दिन से हम इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो 4-5 दिन ही हुआ है लॉन्च हुए, तो 8 दिन कैसे हुए। तो हमारे पास लॉन्च से 3-4-5 दिन पहले ही आ जाता है। वो सारी टेस्टिंग जोड़कर मैं टोटल आपको बता रहा हूँ कि लगभग 8 दिन से हमने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। और आज आपको हर एक चीज़ एज ऑलवेज, जैसे कि आप टेक्नोरोवेस के रिव्यू से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें Oppo K13 टर्बो के बारे में बताएंगे। और आपको अगर इस फ़ोन को ख़रीदना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर करिए, और भाई हमारे रिव्यूज़ को प्यार करते हैं तो भाई ज़रूर लाइक करिए, और कमेंट में ना ज़रूर अपनी राय ज़रूर छोड़ना इस फ़ोन के बारे में। देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो देखिए मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने फ्लैट डिस्प्ले रखा है। ज़्यादातर मेरे हिसाब से जितने भी गेमिंग फ़ोन्स होते हैं उनमें फ्लैट होना चाहिए, तो उन्होंने इसमें भी कुछ वैसे ही किया है। और दूसरी चीज़, मुझे इसके बेजल्स भी बहुत अच्छे लगे। आप देखेंगे चिन बहुत कम है, पंच होल भी आपको छोटा सा मिलता है, स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, और इसमें क्रिस्टल शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। अब ये कितना अच्छा है मुझे नहीं पता, बट इससे बेटर अगर कॉर्निंग वाले प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। और हाँ, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज़ का आपको टच सैम्पलिंग रेट है। वैसे टच सैम्पलिंग रेट से मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। बीइंग अ गेमिंग फ़ोन, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 1000 हर्ट्ज़ या उसके ऊपर अगर इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट या वैसा कुछ ऐड कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप गेमिंग फ़ोन में गेम खेलते तो जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस मामले में इस फ़ोन में ऐसा कुछ ख्याल नहीं किया गया, बट स्टिल ओवरऑल गेम प्ले स्मूथ है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये 10 बिट डिस्प्ले मिलती है। इसके कलर्स अच्छे हैं, हमने इसमें वीडियोस वगैरह प्ले करके देखा है, जहाँ पर ब्लैक वाइट सब कुछ अच्छा है। इसके वीवी एंगल्स भी अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। मेरे हिसाब से ये कम है, क्योंकि जनरली हमें 3, 3.5, 4, 4.5 हज़ार, कभी कभी 5 और 6 हज़ार पीक निट्स भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। फिर भी हमने इसको टेस्ट किया था आउटडोर में लेके जाके, तो विजिबिलिटी अच्छी थी, बट मेरे हिसाब से थोड़ी और बेटर हो सकती थी। हावेवर मुंबई में ना अभी बादल है, सनलाइट है नहीं, तो सनलाइट के नीचे डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर पाए, बट आउटडोर में अभी तक हमने जितना भी लेके जाके इसमें काम किया है, डिस्प्ले विजिबल है और सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। बाकी आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए स्क्रीन रेजोल्यूशन के, फुल HD और 1.5 के, क्योंकि इसमें आपको मैक्स 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है, और ऑब्वियसली ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। और अगर आपको यूट्यूब पर HDR कंटेंट देखना है तो वो अच्छे से दिखा देता है, डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट हो जाता है। नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको HDR 10+ का सपोर्ट दिया है, तो मुझे ये अच्छा लगा, और साथ में स्पेशल ऑडियो भी दिया गया, और प्राइम वीडियो पे भी आपको फुल HD का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से फ्लैट डिस्प्ले है, कमियां तो है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जनरली मुझे लगता है कि ऐसे डिस्प्ले पसंद करते हैं। आपको वैसे इसका डिस्प्ले एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी देखिए दोस्तों, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो भाई यहाँ पर मामला बहुत डिफरेंट है। आपको इसमें एंड्रॉइड 15 ColorOS 15 पर आता है। अब ColorOS अपने आप में अच्छा एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है, लेकिन इस फ़ोन में आपको वैसे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पहले तो आपको बता दूँ, सिर्फ 2 साल के ही अपडेट्स दे रही है ब्रांड, और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। एटलीस्ट यहाँ पर 3 साल तो होना ही चाहिए था। दूसरी ब्रांड्स भी वैसे ही कर रही है, तो ओप्पो को भी कुछ वैसे ही करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के अगर वो इसी फ़ोन के लिए अपनी पॉलिसी चेंज कर दे और फिर 3 साल अनाउंस कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में आपको उसके अलावा काफ़ी सारे ब्लोटवेयर्स दिए गए हैं। कंसिडरिंग ये गेमिंग फ़ोन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप एक फ़ोन में अच्छा गेम एक्सपेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी हम उतनी ही अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर UI अच्छा नहीं है, UI लैग जिटर कर रहा है, अननेसेसरी एड्स आ रहे हैं, ब्लोटवेयर्स आ रहे हैं, तो ये सारा मसाला जो है ना वो ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। इनका ऐप मार्केट के नोटिफिकेशंस आते हैं, लॉक स्क्रीन के ऊपर पोस्टर्स वगैरह आते हैं। आई मीन लिटरली सारा एक्सपीरियंस ख़राब कर देता है। जब ये फ़ोन 25,000 के ऊपर है, 30,000 के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें ब्रांड को ख्याल करना चाहिए और सीरियसली इन चीज़ों को निकाल कर ही देना चाहिए। और बाकी स्टॉक डायलर दिया गया है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और हाँ, अच्छी बात ये है कि हमने जब चेक किया था आउट ऑफ द बॉक्स तो इसमें अपडेट के जरिए 1 जुलाई सिक्योरिटी पैच हो गया था ये, तो लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पर है। फिलहाल के लिए भी मानते हैं कि अगस्त है, लेकिन ये धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ फोन्स अभी भी मैंने देखा हो जो जून और मई पे ही अटके हुए, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट जुलाई का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया। बाकी यूआई में ऐसा हमने कोई मेजर बग नहीं देखा है। एक्सपीरियंस उसके अलावा कलरओएस का आपको जैसा है वैसे ही मिलेगा, बट जितना भी जो चीज़ें भर भर के दिया है ये सारी चीज़ें अगर निकाल के दे देंगे ना तो बढ़िया रहेगा।
बैटरी के लिए दोस्तों आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर बतानी है और बहुत अलग अलग तरीके से टेस्टिंग हुई है। पहले तो आपको बता दूँ इसमें 7000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि गेमिंग फ़ोन के हिसाब से उन्होंने ये चीज़ कंसिडर करी है कि अगर बड़ी बैटरी देंगे तो आदमी इसमें लॉन्ग टर्म तक गेम खेल सकता है। बाकी उसके अलावा 80 वॉट का आपको अडेप्टर है और वो बॉक्स में दिया गया है। वैसे इसमें अगर फुल चार्जिंग की बात करें तो पहले हमने 0 to 50% किया था, वो अराउंड 26 मिनट्स पे हो गया था इसी के ओरिजिनल चार्जर से, और 100% लगभग 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटा 6 मिनट के आसपास हो गया था। यानी कि जनरली 1 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन जो है वो फुल चार्ज हो जाता है। और अभी बैटरी ड्रेन की अगर बात करें तो देखिए इसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फुल ब्राइटनेस करते हैं। दूसरी चीज़ हाई रिफ्रेश रेट को सेट करके रखते हैं 120 हर्ट्ज के ऊपर। साथ ही साथ बैटरी का जो मोड होता है सेटिंग्स में, उसको हम लोग हाई परफॉर्मेंस मोड में सेट करते हैं। और चौथी चीज़ जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है वो भी हम लोग मैक्स पे सेट करते हैं 1.5 जैसे कि इस फ़ोन में है। हमारी टेस्टिंग थोड़ी सीवियर होती है। ये इसलिए किया जाता है कि आपके नॉलेज के लिए कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते तो उसके बाद ये स्मार्टफोन कितना अच्छा बैकअप दे सकता है, क्योंकि आप जो है वो वैसे नहीं करेंगे जैसे कि हम कर रहे हैं। अब पहले अगर हम ड्रेन टेस्ट की बात करें मल्टीमीडिया की, तो हमने यहाँ पर 4K वीडियो ड्रेन टेस्ट किया था। लगभग रात के 1:15 बजे हमने इसको स्टार्ट किया था 100% चार्ज करके, और सुबह के 9 बजे के आसपास लगभग 8-8.25 घंटे का ये पूरा टेस्ट था। और ये अराउंड 42% ड्रॉप हुआ, 58% बैटरी रिमेनिंग थी। इससे ऑन एवरेज ये पता चल जाता है कि इसके अंदर अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, मल्टीमीडिया कंजम्पशन करते हैं, तो ये पूरा दिन का बैकअप आपको आराम से दे सकता है। लेकिन आते हैं हमारे असली वाले टेस्ट पर, जिसमें आपको मैं बता दूं हमने फुल डे यहाँ पर ड्रेन टेस्ट किया है। इसमें बहुत सारे टास्क किए, इंक्लूडिंग इसमें हैवी गेम्स खेले हैं, यहाँ तक कि वुदरिंग वेव्स जो 30 GB वाला गेम है वो भी हमने इसमें टेस्ट किया है। कंटिन्यूसली हमने यहाँ पर इसमें वीडियोस देखे, 1 घंटे का 4K वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, और प्लस इंस्टाग्राम का ऑटो स्क्रॉल ऑन करके उसको भी 2-3 घंटे तक लगा के छोड़ दिया था। यानी कि पूरा हमने इसमें लगभग जो है 10 घंटे का नॉन स्टॉप टेस्ट किया था। 12:30 बजे 100% चार्ज करके काम शुरू किया था रात के 10:30 बजे तक, और लगभग इसमें 10% बैटरी उसके बाद भी रिमेनिंग थी। यानी कि जो स्क्रीन ऑन टाइम था इसका वो क्लोज टू 10 आवर्स था। उसके बाद भी मुझे लगता है कि जो बैटरी रिमेनिंग थी वो 10% वो अच्छी है, क्योंकि ये बहुत हैवी टेस्ट है। साथ ही साथ हमने फिर उसके बाद क्या किया, उसको स्टैंड बाय में छोड़ दिया देखने के लिए कि उसके बाद और कितना इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन होती है स्टैंड बाय में। लगभग दूसरे दिन सुबह में जब हमने इसको 10:30 बजे चेक किया तो 9% बैटरी ड्रेन हो गई थी स्टैंड बाय के अंदर, और 1% रिमेनिंग थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए। फिर 1% पर हमने सोचा कि इसको टेस्ट करते हैं कि ये स्टैंड बाय में कितना और टाइम लेता है ड्रेन होने के लिए। 10:30 से लेकर शाम के 6:20 के आसपास उसके बाद जाके ये ड्रेन हुआ। यानी कि 8 घंटे तक इस फ़ोन में 1% से ये फ़ोन टिका हुआ था स्टैंड बाय के अंदर बिना कुछ किए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम फ़ोन्स होते हैं जो इस मामले में टिके रहते हैं। तो 1% अगर इसमें बैटरी हो जाती है तो ये काफ़ी अच्छा काम कर लेती है स्टैंड बाय में, अगर आप इसमें कुछ नहीं करते। और बता दूं ये सारा टेस्ट जो भी हम कर रहे थे बैटरी सेविंग बिल्कुल भी ऑन नहीं किए थे। ये नॉर्मल फुल ब्राइटनेस जैसा पूरा जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें लगी हुई थी, उसके बाद भी 1% बैटरी रिमेनिंग थी। लेकिन अगर फ़ैन की टेस्टिंग की बात कर ले कि भाई ये जो फ़ैन है, ऑब्वियसली जो फ़ैन इसमें फिजिकल दिया गया है वो भी तो आपकी बैटरी कंज्यूम करेगा ना, वो ऐसे तो नहीं चलेगा, उसको भी इलेक्ट्रिक तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें हमने क्या किया, 1 घंटा स्टैंड बाय टेस्ट किया था स्क्रीन ऑन करके, और यहाँ पर हमने पहले फ़ैन ऑफ किया था। तो लगभग 60% पर हमने ये टेस्ट किया, और 1 घंटे के बाद जब चेक किया तो 56% हुआ था। ये फ़ैन ऑफ करके हम सिर्फ टेस्ट कर रहे थे, 4% ड्रेन हुआ था। दोबारा हमने यहाँ पर फिर क्या किया, फ़ैन को ऑन कर दिया फुल स्पीड में, और 1 घंटा फिर उसको वहाँ पर लगाकर छोड़ दिया। 56 से ये आ गया 52 पर, यानी कि फ़ैन ऑन करने के बाद भी उतना ही ड्रेन हुआ जितना फ़ैन ऑफ में था, यानी कि 4%। तो ऑन एवरेज इससे ये पता चल रहा है कि आपको जो फ़ैन दिया गया इस फ़ोन के अंदर, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो वो उतना ही बैटरी ड्रेन करता है जितना नॉर्मली स्टैंड बाय में होता है। तो फ़ैन का कुछ एज सच इतना बैटरी ड्रेनेज का इशू इस फ़ोन में हमने नोटिस नहीं किया था। बात करेंगे दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें फिजिकल फ़ैन दिया गया, और हमने सारे टेस्ट इसमें 1 नहीं 2 बार किए। हमें बहुत ज़्यादा समय लग गया था इसमें, और यही पार्ट है जिसमें आप मुझे लगता है कि डिसाइड कर लेंगे कि क्या आपको ये फ़ोन चाहिए या नहीं चाहिए। पहले तो आपको बता दो उसमें है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450, 4nm पर आपको मिलता है। जो 8350 आया है ये उसका सक्सेसर, उससे आपको स्लाइड बेटर देखने को मिलता है, जिसमें आपको 3.25 गीगाहर्ट्ज़ का इसमें मैक्स क्लॉक स्पीड दिया गया है। हमने यहाँ पर पहले Antutu किया और CPU थ्रॉटल किया। ये दोनों भी टेस्ट हमने जो है ना फ़ैन ऑफ करके किया था, ऑन नहीं किया था, सिर्फ जनरली चेक करने के लिए कि ये फ़ोन कितना ज़्यादा हीट होता है। हाउएवर उसके अलावा फ़ैन जो दिया गया उसके अलावा आपको इसमें लार्ज VC कूलिंग दिया गया 7000 का।
तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर अच्छी ऐड करी, फैन के साथ साथ ये भी मसाला जोड़कर दे दिया है। तो यहाँ पर जब हमने एंटी किया तो क्लोज टू 1.6 मिलियन तक स्कोर्स आए थे, जो कि डायमेंसिटी 8450 कंसिडरिंग ऐसे आपको स्कोर्स दे सकता है। और ये अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। प्लस हमने फिर CPU थ्रॉटल किया, इसमें 78% के स्कोर्स है, स्कोर्स अच्छे थे, ज़्यादा थ्रॉटलिंग नहीं था, और ये अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हीट हुआ था। फिर हमने सोचा 3D मार्क करते और यहाँ पर अब फैन का इस्तेमाल करते। तो पहले हमने क्या किया, फैन ऑफ करके 3D मार्क किया, लगभग यहाँ पर 51 डिग्री सेल्सियस हीट हो गया था। यानी कि ये फ़ोन में अगर स्ट्रेस डाल रहे हो आप बहुत ज़्यादा तो ये हीट हो जाता है, और हीट नहीं, ये ओवर हीट हो जाता है। और यहाँ पर इसके स्टेबिलिटी स्कोर्स इतने अच्छे नहीं थे, अराउंड 24% के आसपास थे। हमने सोचा अब ठीक है, अब फ़ैन का इस्तेमाल करते। हमने फिर उसको कूल डाउन होने दिया, फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट किया, और फिर हमने फ़ैन ऑन करके ये टेस्ट किया। सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी फ़ैन ऑन होने के बाद आपको देखेंगे 51 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा था, और स्टेबिलिटी भी उतना ही था, 24% के आसपास। यानी कि हमारे टेस्टिंग में फिलहाल के लिए जो बेंचमार्क्स हमने किया, एज सच कुछ ऐसी नई चीज़ यहाँ पर फ़ैन को लेकर नहीं दिखी थी। लेकिन अगर गेमिंग की बात करें तो हमने इसमें 3 गेम्स टेस्ट किए हैं, BGMI, जेंशिन इम्पैक्ट और वुदरिंग वेव्स। ये वुदरिंग वेव्स के बारे में बता दूं, ये बहुत बड़ी गेम है, 30 GB की साइज़ है, और ये बहुत पावरफुल गेम है। BGMI में इसमें आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। मुझे अच्छा लगा कि कंसिडरिंग ये गेमिंग फ़ोन है तो उन्होंने 120 FPS का सपोर्ट दिया है। और यहाँ पर हमने 2 तरीके से टेस्ट किया, 1 घंटा हमने खेला फ़ैन ऑफ करके और 1 घंटा खेला फ़ैन ऑन करके। जहाँ पर फ़ैन ऑफ में अगर आप देखेंगे तो 43 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे तक खेलने पर ये हीट हुआ था, और उसके अलावा जो एवरेज FPS थे वो 82 के आसपास थे। हाउएवर मैक्स FPS जो है वो बराबर था, 120 के ऊपर जा रहा है, 120 के आसपास है। लेकिन जब फ़ैन ऑन किया तो जो बैक था वो 43 से अब 42 हो गया था। तो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क आया था जब आप इस फ़ैन को ऑन करके खेल लेते। ज़्यादा ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं हुआ, फिर भी 1 डिग्री सेल्सियस का थोड़ा सा फ़र्क आ गया। लेकिन इसमें जो एवरेज FPS थे वो थोड़े से बेटर थे। मैक्स तो सही है, लेकिन जो एवरेज है वो थोड़े से पहले से बेटर हो गए थे, 82 से 86। फिर जेंशिन इम्पैक्ट भी हमने कुछ वैसे ही किया। फ़ैन ऑफ में लगभग बैक 41 डिग्री सेल्सियस था, एवरेज FPS अराउंड 58 के आसपास था। तो जब फ़ैन ऑन किया तो यहाँ पर अराउंड 40 डिग्री हुआ, इसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस का हुआ, और एवरेज FPS लगभग कुछ वैसे ही था। और वुदरिंग वेव्स की अगर बात करें तो इसमें भी देखेंगे बैक अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस था जब फ़ैन ऑफ था, और जैसे ही आप देखेंगे फ़ैन ऑन किया तो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। और हाउएवर इसका भी जो एवरेज FPS था वो लगभग सेम ही था, और मैक्स भी आप देख सकते हैं इसमें अच्छा ही था। तो ऑन एवरेज इससे ये पता चलता है कि जो फिजिकल फ़ैन यहाँ पर दिया गया है ना, इसके अंदर आपको 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है जब आप इसको ऑन करके इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप इसमें कोई भी हैवी टास्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ़ैन वो ऑन हो जाता है। वैसे आप उसको अपने हिसाब से डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है। तो ये कुछ फ़ैन है इसके अंदर जो इस तरीके से काम करता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मतलब थोड़ा और इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना तो बेटर रहेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 45 डिग्री हो गया फ़ोन, आप फ़ैन ऑन करूँगा तो 40 डिग्री चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस देता है, ज़्यादा नहीं देता है। हमारी यूनिट में फिलहाल के लिए हमारी जो टेस्टिंग हुई है वो आपको मैंने बता दिया। बाकी आपको LPDDR5X से UFS 3.1 है, तो चलो ये चीज़ अच्छी है। बट गेमिंग फ़ोन के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें एटलीस्ट UFS 4 या 4.1 होना ही चाहिए था। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी। लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर UFS के स्कोर्स भी देखेंगे तो ओवरऑल ठीक है। बाकी अगर मैं मल्टीटास्किंग की बात करूँ तो देखिए इसमें फ़ोन स्मूथ चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सोचा रैम मैनेजमेंट टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने 10 मिनट बाद आकर चेक किया तो काफ़ी सारे ऐप्स जो है ना वो रीलोड हो रहे थे, जैसे कि प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है ना, डायलर, फोटोज़, ये सब। तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, मतलब रैम मैनेजमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए कि इस फ़ोन में वैसे तो हैंग लैग तो होता नहीं है, लेकिन अगर रैम मैनेजमेंट पर थोड़ा सा और फोकस कर लेगा ना तो बेटर रहेगा। बाकी दोस्तों अगर कैमरे की बात करेंगे तो आपको पहले क्लियर कर दूं, ये कोई कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, इसलिए कैमरे में काफ़ी सारे कॉस्ट कटिंग किए गए हैं, कमियां हैं। मैं जैसे कि आपको बता दूं, एक तो आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दिया गया है, एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया कि इसमें कौन सा सेंसर है। प्लस सेकेंडरी आपको अल्ट्रावाइड दिया ही नहीं। अब इस प्राइस में एटलीस्ट अल्ट्रावाइड तो होना ही चाहिए था, कंसिडरिंग ये गेमिंग फ़ोन है, मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अल्ट्रावाइड को निकालना नहीं चाहिए था। और टेलीफोटो तो ऑब्वियसली मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें पूरा काम गेमिंग के लिए किया गया है। बाकी आपको OIS प्लस EIS यहाँ पर मिलता है। 4K 60 FPS पे रियर में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। 16 की सेल्फी है, और यहाँ पर फुल HD 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, कॉस्ट कटिंग हो रहा है, इसीलिए सेल्फी में भी सिर्फ फुल HD वीडियो निकाल सकते हैं, 4K नहीं है। और पोर्ट्रेट में भी आपको 1 टाइम और 2 टाइम्स के जूम यहाँ पर मिलते हैं, और फोटो में भी 10 टाइम्स, और वीडियो में भी आपको मैक्स 10 टाइम्स जूम दिए गए।
अगर पिक्चर क्वालिटी की पहले बात कर ले तो ह्यूमन पोर्ट्रेट जो है ना वो अच्छे निकल कर आए डे की अगर खास करके बात करें। हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ही रहता है और कभी कभी फोटोज थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप जूम करेंगे ना तो वो क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं निकालता है। तो ये एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया था। नॉर्मल 50 मेगापिक्सल वाले फोटोज देखेंगे तो अच्छे हैं, कलर्स वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जूम करने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। हाउएवर जो कलर्स है इस फोन में वो बैलेंस्ड है। फ्रूट्स के, फ्लावर्स के आप देखेंगे ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है, कलर्स वगैरह को अच्छे से बैलेंस किया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन फोटोज़ को देखकर। सेल्फी की बात करेंगे तो सेल्फी अच्छी लगी मुझे डे में। अगर आप देखेंगे एज डिटेक्शन, पोर्ट्रेट वगैरह, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियर वीडियो देखेंगे डे के तो यहाँ पर फ्लिकरिंग के कुछ इश्यूज़ है। अगर आप थोड़ा फास्ट चलते हैं तो ये वीडियो फ्लिकर अच्छे खासा कर लेता है। और सेल्फी वीडियो की बात करेंगे तो यहाँ पर एज सच मैंने कोई फ्लिकरिंग नहीं देखा, तो सेल्फी वीडियो कुछ हद तक काम अच्छे से कर लेता है। बाकी स्लो मोशन आपको फुल HD 240 FPS पर मैक्स मिल जाता है, तो अगर आपको स्लो मोशन वीडियोस निकालने हैं वो आप कर सकते हैं। और 10 टाइम्स फोटो जूम, 10 टाइम्स वीडियो जूम, ये मुझे ठीक लगे कुछ इस तरीके से। अगर आपको थोड़े बहुत जूम फोटोज लेना, जो कि इसमें दिया नहीं गया है बट डिजिटली काम करता है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। हमने ऑटो फोकसिंग भी टेस्ट किया है वीडियो में, तो हाँ देखिए ऑटो फोकसिंग अच्छा है। अगर आप कोई भी वीडियो निकालते और हाथ को ऐसे लेके आते छोड़ देते तो वो फोकस हाथ पे अच्छे से कर लेता है। हाउएवर इतना कुछ एक्सीलेंट नहीं है, इतना फास्ट नहीं है, बट ठीक है अच्छे से टाइम पे फोकस कर लेता है, तो वो चीज़ सही है। बाकी ह्यूमन पोर्ट्रेट आपको नाइट की अगर बात करें तो अच्छे, लेकिन नाइट में क्या हो जाता है कि फोटोज थोड़े वार्म हो जाते हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एसेंस जो है ना वो मिसिंग है। तो नाइट में थोड़े बहुत फोटोज और बेटर हो सकते हैं, इनको वो एक्चुअली में देखा जाए तो फिक्स कर सकते हैं। बाकी स्काई की अगर बात करें तो घोस्टिंग कुछ फोटोज में दिखाई देती है, अगर आप गौर से देखेंगे तो दिखेगा। और फ्लैर्स भी समवॉट कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में पिक्चर्स निकाल लेते हैं। हाउएवर सेल्फी की बात करें तो सेल्फी अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे नाइट में तो थोड़ी अच्छी आ जाती है, लेकिन अगर आप थोड़े डार्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आप इस तरीके से एकदम डार्क सेल्फीज आती है। तो ये कहीं ना कहीं इनको फिक्स करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत सारे दूसरे भी फोन्स में लिया है डार्क एनवायरनमेंट में जाकर, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट ब्राइट हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको एक ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। बाकी नाइट में अगर रियर वीडियो देखते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब काफ़ी फ्लिकरिंग है और वीडियो क्वालिटी एज सच इतनी अपीलिंग नहीं लगी। और सेल्फी देखते हैं नाइट की तो वीडियो तो ब्राइट है, बट यहाँ पर भी थोड़े से फ्लिकरिंग है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि डे में आप थोड़े अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं, लेकिन नाइट में समवॉट मुझे लगता है कि इनको काम करने की ज़रूरत है। फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर डिज़ाइन और बिल्ड की बात कर ले तो इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, ये वाले पार्ट को मिस मत करना, बहुत ध्यान से देखिएगा। पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से, चलो ये ज़्यादा कुछ एज सच कंप्लेंट नहीं है। हाउएवर बैक जो है ना वो पॉलीकार्बोनेट प्लस PMMA मटेरियल है, तो थोड़ा सा बेटर आपको यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी मिलती है कंपेयर टू पॉलीकार्बोनेट के। हाउएवर ये फ़ोन इतना हल्का फुल्का नहीं है और इतना स्लिम नहीं है। थिकनेस ओवरऑल मैनेजेबल है, जैसे कि 8.2 mm की थिकनेस, लेकिन वेट जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 209 ग्राम्स का मिलता है। तो इन हैंड फील इसका वैसे कुछ इतना खास नहीं है, थोड़ा सा हैवी फील होता है। बाकी अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं, डुअल माइक है, डुअल सिम, यानी कि सिर्फ 2 ही सिम लगा सकते हैं। हाइब्रिड स्लॉट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको ये ऑप्टिकल मिलता है। IR ब्लास्टर दिया गया है। USB पोर्ट भी सिर्फ USB 2 वाला है, तो गेमिंग फोन में एटलीस्ट USB 3.2 जेन वाला होना चाहिए था, पर यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ का ख्याल नहीं किया, तो USB पोर्ट थोड़ा आउटडेटेड है। और X एक्सिस लीनियर मोटर दिया, तो मुझे ये अच्छा लगा है। ओप्पो के फोन्स में जनरली रहते हैं ये सारे टास्क आप जो भी इस फोन में करते हैं, इसमें हैप्टिक्स बहुत अच्छा है। इनफैक्ट गेमिंग के दौरान भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो एक चीज़ तो अच्छी है कि अगर आप गेम खेलते हो तो वहाँ पर आपको हैप्टिक्स जो है ना वो अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दो, इस फोन में आपको IPX9, IPX8 और IPX6 मिलता है। अब जो X है ना ये बेसिकली डस्ट वाला होता है, और बाकी का जो दूसरा नंबर होता है वो वाटर के लिए होता है। तो हमने बहुत सारे फोन्स में देखा है ना IP69, IP68, उनमें मतलब होता है कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट। यहाँ पर X का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है फॉर डस्ट के लिए, तो ये फोन सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। यानी कि फ्यूचर में यहाँ पर जो होल दिया गया फैन के लिए, इसमें मिट्टी जा सकती है, मॉइस्चर वगैरह जमा हो सकता है, तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट से अपने फ़ोन को बचाना पड़ेगा। हाउएवर पानी वगैरह डाल के इसमें टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपको बड़ा सा होल दिया गया है। मानते हैं कि ब्रांड अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो उसमें काम करती है ताकि पानी जाने के बाद भी फ़ोन ख़राब ना हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि इस फ़ोन को पानी में लेके जाके इस्तेमाल करिए। और अगर लग रहा है कि आगे चल के यूज़ करते करते थोड़ा डस्ट जमा हो जाता है, तो बॉक्स में आपको एक छोटा सा ब्रश दिया गया है, उससे आप थोड़ा बहुत उसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है जिन फ़ोन्स में फिजिकल फ़ैन आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एटलीस्ट ये चीज़ को आपको ख्याल करना पड़ेगा।
बाकी आपको 11 5G बैंड्स यहाँ पर दिए गए हैं और कॉल क्वालिटी में वैसे कोई प्रॉब्लम फिलहाल हमने नोटिस नहीं किया। और लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये नेटवर्क बार बार फ्लक्चुएट होता है, 4G से 5G, 5G से 4G। तो ये चीज़ हमने नोटिस किया है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में कहाँ पर है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। और वाईफाई का भी जो नेटवर्क है ना, वो कभी कभी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये चीज़ हमने नोटिस किया। एज सच गेमिंग फोन में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, कैमरा 2 API, वाइड वन L1, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें NFC नहीं है और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स दिए गए हैं। जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और अपने ओपिनियन की। देखिए जो अच्छा बुरा था एकदम डिटेल में आपको बता दिया। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप ये वर्डिंग जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी बढ़िया चीज़ आपको बताएंगे। पहले तो आपको बता दूं, जो प्राइस है ना, मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ी 1-2 हज़ार कम होनी चाहिए थी। मैं आपको बताता हूँ, 8128 से स्टार्ट होता है और आपको एक 8256, दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं। 8128 27,999 का है और 8256 30,000 का है। देखिए विद ऑफर जो बेस वेरिएंट है वो 25,000 तक जाता है, तो वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको थोड़ा और एग्रेसिव रखना होता तो 25,000 से अगर ये स्मार्टफोन स्टार्ट होता ना तो बढ़िया होता। मेरे हिसाब से जो परफॉर्मेंस है, एज जो फैन दिया गया है वैसा तो दूसरे फ़ोन्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब फ़ैन देने से इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़ोन दूसरे फ़ोन से बहुत अलग है। इस प्राइस रेंज पर हमें काफ़ी सारे दूसरे भी फ़ोन्स हैं जो बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हायर फ्रेम रेट्स दे रहे हैं और थर्मल्स भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो एज सच इसमें ऐसा कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि मैं खाली फ़ैन को देखकर बोलूँगा कि हाँ भाई प्राइसिंग बहुत अच्छी है। और फ़ैन का तो मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। और रही बात ये गेमिंग फ़ोन है तो इसके हिसाब से 128 GB तो होना ही नहीं था। वैसे भी माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट तो है नहीं, तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस फोन में बहुत सारे गेम्स खेलेंगे तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट स्टोरेज 256 GB से स्टार्ट करना चाहिए था और इसमें एक और हायर वेरिएंट भी दे सकते थे। अगर टर्बो प्रो वाले की बात करें तो वो भी मुझे जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा है। उसकी प्राइस 35,000 से स्टार्ट होनी चाहिए थी। हावेवर वो विद ऑफर 35 पे आ रहा है, लेकिन विदाउट ऑफर अगर 35,000 से स्टार्ट होता तो समवॉट बेटर रहता, क्योंकि हमें इस प्राइस रेंज पर पोको F7 है, मोटोरोला का H60 Pro है, iQOO Neo 10 है, OnePlus का Nord 5 है, ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं जिनमें आपको और बेटर ऑप्शंस मिलते हैं। और उनमें तो कुछ फोन्स ऐसे भी हैं जिनका कैमरा भी बहुत अच्छा है। ये फोन्स में ना कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो खाली प्रायोरिटी इसमें जो है वो परफॉर्मेंस की है और एक फैन दिया गया है जिसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो जो भी क्लियर करना था मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया, मैंने ओपिनियन दे दिया कि एग्जैक्टली ये फोन कैसा और इसकी प्राइस कंसिडरिंग कैसे होनी चाहिए थी। ऑफर पर अगर आपको मिलता है तो कोई इशू नहीं, और आगे चल के मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आप और भी वेट करेंगे तो जो BBD आता है, जो सेल आता है, उस पर तो आपको और भी कम प्राइस पर ये फोन मिल सकता है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एज ऑलवेज आपके रिव्यूज ऐसे ही फेयर और ऑनेस्ट तरीके से मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।